तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था लुओ फेंग को डीटी ऑफ द वर्ल्ड टेक्निक को सीखने के लिए काफी सारे मेटल की जरूरत थी, पर अर्थ के मेटल उसके काम नहीं आएंगे। इसलिए बबाता कहती है लुओ फेंग ब्लैक ड्रैगन से रेडी है और अब हम इससे मार्स जा सकते हैं क्योंकि तुम्हें वहाँ काफी अच्छा मेटल मिलेगा जिससे तुम डीटी ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिस कर सकते हो। अगले दिन वो दोनों मार्स पे जाते हैं। लुओ फेंग जैसे ही मार्स पे लैंड करता है वो वहाँ काफी सारे बड़े बड़े पिरामिड्स को देखता है। अब आगे जैसे ही लुओ फेंग थोड़ा और आगे जाता है वो काफी गौर से उन 9 पिरामिड्स को देखता है। उन पिरामिड्स को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था। भला मार्स पे इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर का पिरामिड कैसे हो सकता है। फिर वो पिरामिड के नीचे देखता है तो वहाँ काफी सारे ओल्ड अबेंडेंट सिटीज थी। लुओ फेंग हैरान होते हुए बबाता से पूछता है ऐसा लग रहा है ये सिटी काफी सालों से यहाँ अबेंडेंट है, पर तुम इतना सरप्राइज क्यों हो। ये सब तो यहाँ नॉर्मल है और ये सब पिरामिड एक्चुअली में एनर्जी टावर है और इसे एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑटोमेशन रेस ने बनाया था। ये सब टावर अंडरग्राउंड सिटी बना चुकी है और ये सब अंदर ही काफी वैल्यूएबल रिसोर्सेज लाइक आयरन और की माइनिंग करते हैं और ये सब स्टार फील्ड सिल्वर ब्लू एम्पायर के अंदर आता है और अर्थ को सिल्वर ब्लू एम्पायर का सबसे लो लेवल का प्लेनेट कंसीडर किया जाता है क्योंकि अर्थ का मेन यूज है लाइव स्टॉक को यूज करना, साथ ही रेयर मॉन्स्टर को कलेक्ट करना। पर मार्स में ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसलिए इंटरस्टेलर के किंग अर्थ पे एक स्पेस स्टेशन असेंबल किए थे ताकि वो आसानी से मार्स पे नेचुरल रिसोर्स की माइनिंग कर सके। पर बाद में इंटरस्टेलर के किंग मारे गए और जो लोग माइनिंग का काम करते थे उन तक रिसोर्स डिलीवर नहीं हो पाई और धीरे धीरे समय के साथ मार्स की ये आयरन सिटीज अबेंडेड हो गई। ये सुनकर लुओ फेंग शॉक होता है। फिर बबाता उसे बताती है कि ऑटोमेटन रेस अपने टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस थे और ह्यूमन रेस कभी भी उन्हें कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन रेस केवल इवोल्यूशन प्रोसेस पे डिपेंड रहते हैं कि वो धीरे धीरे इवॉल्व करके अनडाइंग बीइंग को अचीव करेंगे। पर ऑटोमेटन रेस ह्यूमन से काफी ज्यादा अलग है। इन्हें तुम मशीनरी रेस भी कह सकते हो क्योंकि ये सब एआई फॉर्म में होते हैं। इनके पास कोई सोल नहीं होता है पर फिर भी ये अनडाइंग बीइंग को अचीव कर लेते हैं। लुओ फेंग कहता है क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि कोई एआई अनडाइंग बीइंग को अचीव कर ले। उसे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। बबाता कहती है ऐसा पॉसिबल है, इवन क्यों एआई के पास ह्यूमन इमोशन भी था। वो सच में काफी ज्यादा एडवांस और स्ट्रॉन्ग थे। फिर बबाता मार्स के मिनरल को स्कैन करने लगी। दरअसल वो ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से मिनरल स्कैन कर रही थी। फिर वो बताती है लुओ फेंग यहाँ तो काफी ज्यादा अमाउंट में ब्लैक आयरन है और ये A8 ग्रेड मेटल है। साथ ही यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इस मेटल को सेल किया जाता है। आगे बबाता और लुओ फेंग दोनों अंडरग्राउंड सिटी की ओर जाते हैं। टनल से होकर डीप अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। लुओ फेंग फौरन ही अपने स्पिरिट एनर्जी को एक्सपेंड करता है और क्योंकि अब वो स्टार ट्रेवल लेवल 6 का स्पिरिट मास्टर है तो अब वो 6000 मीटर एरिया को आसानी से कवर कर सकता है। लुओ फेंग जैसे ही आयरन सिटी में लैंड करता है उसके सामने काफी पुराना डस्ट से भरा हुआ सिटी डोर मिलता है। लुओ फेंग नंबर 1 से कहता है इस डोर को ओपन करो। लुओ फेंग के स्टोरेज रिंग से मेटेलिक रोबोट बाहर आता है और इवन के इस रोबोट का स्ट्रेंथ लुओ फेंग से काफी ज्यादा है। ये लुओ फेंग को एंशिएंट रीन में मिली। फिर वो रोबोट पुश करके उस डोर को ओपन करता है। जैसे वो डोर ओपन होता है काफी सारे व्हाइट लाइट बीम और जितना भी जमा हुआ धूल था सब उस रोबोट पे गिरती है। ये देखकर लुओ फेंग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से स्कैन किया था तो उसे यहाँ कोई भी सिंगल पर्सन मौजूद नहीं मिला, बस यहाँ धूल ही धूल है। पर फिर भी ये आयरन सिटी अब तक ऑपरेट हो रही है। ये सच में काफी हैरान करने वाली बात है कि यहाँ के सारे ह्यूमंस मारे गए पर फिर भी ये 9 एनर्जी टावर अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। बबाता बताती है इन आयरन सिटी का डिफेंस पावर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही तुम्हारा क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन स्टार ट्रेवलर लेवल 9 पे है। ऑलमोस्ट अब ये स्टार ट्रेवलर लेवल 9 को सरपास कर लेगा। जब लुओ फेंग गोल्डन बीच से फाइट कर रहा था तब क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन स्टार ट्रेवलर लेवल 7 पे था और जब लुओ फेंग का बॉडी नर्सिंग प्रोसेस में था तब ये क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन डीप ओशन में थी और उस वक्त बबाता उसे लगातार मुया क्रिस्टल फीड कर रही थी। सॉरी, आई थिंक मैंने पुराने पार्ट में बताया था कि उसे कोई फीड करने वाला नहीं था, पर असल में बबाता उसे लगातार फीड कर रही थी। और अब ये क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन स्टार ट्रेवलर लेवल 9 पे है। इधर लुओ फेंग आयरन सिटी में आगे बढ़ रहा था। फिर वो एक लेजर बीम से बचता है। आगे वो देखता है ये पूरी सिटी तो ब्लैक आयरन से बनी है। बबाता कहती है लुओ फेंग पहले हमें यहाँ के पावर सप्लाई को कट करना होगा ताकि इससे आयरन सिटी का कोई वैल्यूएबल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। लुओ फेंग पावर सप्लाई को कट करने जाता है। बबाता कहती है तुम उन पाइप को कट करने के लिए हाइब्रिड कॉपर एसेंस का यूज करो। फिर लुओ फेंग कॉपर एसेंस से उस पाइप को कट कर देता है, पर ये ब्लैक आयरन पाइप नॉर्मल मेटल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पाइप काटने के दौरान काफी ज्यादा स्पार्क्स और साउंड प्रोड्यूस होते हैं और फाइनली एक एनर्जी टावर का पावर सप्लाई कट हो जाता है। बबाता कहती है अभी भी 8 एनर्जी टावर बचे हैं। थोड़ी देर बाद लुओ फेंग एक एक करके आयरन सिटी के सारे एनर्जी सप्लाई को कट कर देता है। बबाता कहती है आई थिंक यहाँ के वर्कर काफी ज्यादा अमाउंट ब्लैक आयरन की माइनिंग किए होंगे और ऑब्वियस सी बात है वो जरूर ब्लैक आयरन को कहीं स्टोर करके
रखे होंगे, तो चलो हम उन वैल्यूएबल रिसोर्स को ढूंढते हैं। आगे लुओ फेंग दोबारा से अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करके आयरन सिटी को एक्सप्लोर करता है, पर यहाँ के हर पैलेस में यूनिवर्स लैंग्वेज में कुछ लिखा था। लुओ फेंग उसे ट्रांसलेट करके एक वेयर हाउस तक पहुँचता है। लुओ फेंग इस वेयर हाउस में देखता है यहाँ काफी ह्यूज अमाउंट में ब्लैक आयरन थी। इन वेयर हाउस में तो ब्लैक आयरन के छोटे छोटे माउंटेन थे। बवाता कहती है ये ब्लैक आयरन ये 8 ग्रेड की है, इसे स्टार ट्रेवलर लेवल 8 के वॉरियर बहुत ही मुश्किल से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। लुओ फेंग इसे टेस्ट करने के लिए फ्लाइंग नैप से अटैक करता है, पर इससे ब्लैक आयरन को कुछ भी नहीं होता है। इतने स्ट्रॉन्ग आयरन ओर को देखकर लुओ फेंग सरप्राइज होता है। फिर वो काफी लार्ज अमाउंट में ब्लैक आयरन को स्टोरेज रिंग में स्टोर करने लगता है। दूसरी तरफ बवाता भी अपने स्टोरेज स्पेस में आयरन को स्टोर कर रही थी। बवाता इतना ज्यादा लालची होती है कि वो जल्दी जल्दी अपने पर्सनल काम के लिए लाइक स्पेसशिप को रिपेयर करने के लिए आयरन को स्टोर करने लगती है। और अब धीरे धीरे वेयर हाउस का सारा ब्लैक आयरन वैनिश हो जाता है। इवन की वो एक ह्यूज कोर्टयार्ड को भी स्टोर कर लेती है। उसके स्टोरेज स्पेस में 1.18 मिलियन टन की आयरन स्टोर हो चुकी थी। बवाता कहती है इससे तो हम एक छोटा इंटरस्टेलर बैटलशिप बना सकते हैं। तभी अचानक ही लुओ फेंग को डार्क रेड मेटल दिखती है, और क्योंकि लुओ फेंग के पास गोल्डन बेस की इनहेरिटेड मेमोरीज थी, तो वो जान लेता है कि ये ब्लैक आयरन स्पिरिट है, और वो जोर से कहता है फाइनली मुझे एक आयरन स्पिरिट मिला है। बवाता कहती है तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड की ग्रोथ स्पीड को बढ़ाने के लिए बी ग्रेड की मेटल चाहिए। फिर वो कहती है पता लगाओ ये ब्लैक आयरन स्पिरिट कितने अमाउंट में है। तभी क्विक सिल्वर गार्ड आयरन स्पिरिट को स्कैन करने लगता है, और इस दौरान क्विक सिल्वर गार्ड का आई ग्लो कर रहा था, जिसका मतलब था कि क्विक सिल्वर गार्ड स्कैन करके डाटा कलेक्ट कर रहा है। फिर वो बताता है कि ये 1200 टन की ब्लैक आयरन स्पिरिट है। लुओ फेंग कहता है स्वेलिंग बेस्ड हर दिन 100 टन B8 ग्रेड की मेटल को स्वैलो कर सकता है, तो इसका मतलब है कि ये मेटल 10 दिन के लिए इनफ है। फिर वो बवाता से कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ आयरन स्पिरिट की शॉर्टेज है। बवाता कहती है शॉर्टेज नहीं है, बल्कि गोल्डन बीसी ज्यादा अमाउंट में स्वैलो करता है। 1200 टन मेटल स्वैलो करना क्या ये कम अमाउंट है? और क्या तुम्हें पता है स्पेस बेस्ड ब्लड लाइन में एक बीस्ट है जो कि पूरे स्टार को स्वैलो कर सकता है। हालांकि अभी तो गोल्डन बेस्ड स्टार को स्वैलो नहीं कर सकता, पर आगे तुम्हें काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत है, और जब तुम सेक्टर लॉट को अचीव कर लोगे तो तुम्हें ई ग्रेड का मेटल स्वैलो करना होगा, और तुम इतना ज्यादा अमाउंट में स्वैलो करोगे कि इवन तुम्हारे मास्टर भी फीड करके थक जाएंगे। ये सुनकर लुओ फेंग हंसता है। फिर वो दोनों और भी आयरन स्पिरिट ढूंढने लगते हैं, और आधे घंटे बाद लुओ फेंग बेसमेंट के डोर को किक मारता है। उस डोर से सारी धूल हटती है, तो पता चलता है ये पूरा डोर ही ब्लैक रेड मेटल से बनी है, मतलब कि ये आयरन स्पिरिट है। लुओ फेंग उस डोर को भी स्टोर कर लेता है। फिर वो दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी सारे आयरन स्पिरिट मिलते हैं, और दोबारा से क्विक सिल्वर गार्ड स्कैन करता है, और इस बार उन्हें 12,300 टन की आयरन स्पिरिट मिली थी। फिर बवाता कहती है आई थिंक मुझे यहाँ के सिस्टम को हैक करना चाहिए, ताकि मुझे यहाँ की हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन पता चले। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बवाता सिस्टम को हैक करती है तो उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है।